नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जिंदगी अगर एक किताब है तो इसका सबसे खूबसूरत अध्याय है प्यार, जिसका हर शब्द, हर पन्ना एक ऐसी दास्तां पे लिखा जाता है जिसकी महक ताउम्र हमारी सांसों में रहती है। किसी भी रिश्ते को प्यार का उपनाम दिया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि प्यार रिश्तों से भी बड़ा होता है। लेकिन शादी जिंदगी का वो अध्याय है जो वचनों और वादों की तकरीरों पर लिखा जाता है, और प्राण जाए पर वचन न जाए तो उस सदी का बयान था। पर क्या इस सदी में भी इस पर कायम रहने वाले होते हैं? हेलो। लेकिन ठीक है, मैं आती हूँ। देखो ऋतु, वैसे तो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए फिर से अजनबी बन जाएं। रितु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेटा? सब ठीक तो है ना बेटा? जी मम्मी जी, सब ठीक है। वो मैं मार्केट जा रही थी। अकेले जा रही हो? भूमिका को आने दो ना, उसे अपने साथ ले जाना। नहीं मम्मी जी, वो अदिति की मम्मी का कॉल आया था, उनके साथ जा रही हूँ। वो वेट कर रही होंगी मेरा। अदिति की मम्मी? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जाओ। हाय भाभी। अरे अजीब है, देखा भी नहीं। हेलो। घर पहुंच गई? हाँ, पर ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड रितु दीदी है ना, आजकल बहुत एटीट्यूड दिखाने लगी है। मेरी सो कॉल्ड रितु दीदी तुम्हारी भाभी भी तो है, और रहा उनका एटीट्यूड तो उसका टेंशन ना लो, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है? ठीक है। हेलो। हाय ऋतु, मैं कह रहा था कि आज की शाम तुम्हारे नाम शॉपिंग, डिनर और फिर फिल्म का नाइट शो, सिर्फ हम दोनों। क्या कहती हो? हेलो ऋतु, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक है ना? नहीं निशांत, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो फिर शाम को रेडी रहना, हमको 7 बजे चलना है, ठीक है? ओके। एंड आई मिस यू एंड आई लव यू टू। बाय। कितनी अच्छी है ये ना? हाँ। तुमको पता है, जब तक तुम्हारे हाथों की ये मेहंदी नहीं उतरेगी ना, तब तक ये पिक्चर मेरी डीपी से नहीं हटेगी। और मेहंदी उतरने के बाद? मेहंदी उतरने के बाद डीपी चेंज, स्टेटस चेंज। मान लो कल को अगर हम एक दूसरे को कुछ और नजर आए तो भी हम एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ प्यार की नज़र से ही देखेंगे। 16 जुलाई 2016 को ऋतु वशिष्ठ को आखिरी बार देखा गया, और 16 जुलाई की रात ही उसकी गुमशुदगी का केस पुलिस के सामने आया था। लेकिन मौजूदा वक्त में ऋतु कहां जा रही थी? वो किससे मिलने वाली थी? ये इस केस का ऐसा अध्याय था जो बेहद ही नाटकीय अंदाज से लिखा गया था।
ऋतु की शादी 1 महीना पहले निशांत वशिष्ठ के साथ हुई थी और ये शादी दोनों की खुशी और रजामंदी से हुई थी। ऋतु एक एजुकेटेड हाउसवाइफ थी और निशांत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूटर था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा वो घर पर भी कोचिंग क्लासेस दिया करता था। ऋतु, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ऋतु का लापता होना एक ऐसा अजीब इत्तेफाक था जिसका संबंध एक अजीब शख्सियत से जुड़ा था। आखिर कौन था वो? अदिति की मम्मी? हाँ सर, रितु आज दिन में यही बोलकर निकली थी कि वो अदिति की मम्मी के साथ में मार्केट जा रही है और अब तक नहीं लौटी। शाम से उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। ये अदिति और उसकी मम्मी क्या लगते हैं आपके? सर अदिति मेरी स्टूडेंट है, मुझसे घर पर ट्यूशन पढ़ने आती है। वहीं पर ऋतु और अदिति की पहचान हुई। शायद ऋतु को कोई गलतफहमी हो गई सर। वो किसी और औरत को अदिति की मम्मी समझ बैठी। क्या मतलब? किसी और औरत को अदिति की मम्मी समझ बैठी? हाँ सर, दरअसल 3-4 दिन पहले ही रितु एक औरत को हमारे घर लाई थी। मम्मी जी, ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। हाँ आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप बैठिए ना इनके साथ, चाय मैं बना के लाती हूँ। आइए। रितु ने बोला था कि वो अदिति की मम्मी है, पर सर वो अदिति की मम्मी नहीं थी। अगर वो अदिति की मम्मी नहीं थी तो आपने मान क्यों लिया? क्या आप अदिति की मम्मी को जानती नहीं है? सर असल में अदिति की मम्मी को मेरे अलावा घर में किसी ने नहीं देखा है। सब अदिति को ही जानते हैं। और जब ऋतु ने मम्मी से बोला कि ये अदिति की मम्मी है तो मम्मी ने बिलीव कर लिया। और ऋतु ने मुझसे भी कभी नहीं बोला सर कि वो किसी और औरत को अदिति की मम्मी समझ बैठी थी। अगर वो औरत अदिति की मम्मी नहीं है तो फिर वो औरत है कौन? सर सिर्फ मम्मी ही उस औरत से मिली थी। और जब मम्मी ने बताया कि ऋतु अदिति की मम्मी के साथ गई है तो मैंने पहले अदिति को फ़ोन किया। सॉरी सर, वो थोड़ा फीवर था इसलिए नहीं आ पाई। नहीं इट्स फाइन अदिति, वो ऋतु है वहाँ। कौन ऋतु सर? अरे ऋतु मेरी वाइफ, वो तुम्हारी मम्मी के साथ मार्केट गई थी ना। ऋतु मैम और मेरी मॉम के साथ, वो भी मार्केट? अरे ऋतु ने मेरी मम्मी को बोला कि तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन करके उनको मार्केट बुलाया। नहीं सर, ऐसा तो मॉम ने कुछ नहीं बताया अब तक। एक बार जरा अपनी मम्मी से मेरी बात कराना। और मैंने अदिति की मम्मी से बात की तो वो बोली कि वो मेरी वाइफ को जानती ही नहीं है। हमें लगा कि शायद वो हमसे झूठ बोल रही हैं, इसलिए हम लोग उनके घर गए। सर आप? जी अदिति है। अदिति? निशांत सर आप अदिति की मम्मी? बेटा, उस दिन रितु ने तो मुझे किसी और से ही मिलवाया था। ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। जिसे ऋतु की सास अदिति की मम्मी समझ रही थी, असल में वो अदिति की मम्मी थी ही नहीं। तो क्या ऋतु ने झूठ बोला था या फिर वो किसी गलतफहमी का शिकार हुई थी? ये केस ऐसे कई सवालों से शुरू हुआ था, लेकिन इस केस का सबसे अजीब और रहस्यपूर्ण सवाल ये था कि वो औरत कौन थी जिसे अदिति की मम्मी समझा गया था। और पुलिस को भी यही बताया गया था कि उस औरत को ऋतु और ऋतु की सास के अलावा किसी ने नहीं देखा था। आर यू श्योर कि ऋतु ने उस औरत को अदिति की मम्मी ही बताया था? हाँ सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? खुद ऋतु ने मुझसे कहा था कि वो औरत अदिति की मम्मी है। कितने बजे घर से निकली थी ऋतु? दोपहर को लगभग 2:30-3 बजे करीब निकली थी। और हाँ सर, ऋतु ने मुझसे ये भी कहा था कि वो अदिति की मम्मी का कॉल आया था, उनके साथ जा रही हूँ। और उस कॉल के बाद ही वो घर से निकले थे। सर करीब 3 बजे मेरी भी ऋतु से बात हुई थी, लेकिन सर ऋतु ने तब भी मुझसे अदिति या उस औरत के बारे में कोई बात नहीं की। जब आपने ऋतु को फोन किया तब आप कहाँ थे? सर मैं अपने कोचिंग क्लास में था। लेकिन आपने तो कहा था कि अदिति को आप अपने घर पे ही ट्यूशन देते हैं। सर मैं अभिलाषा कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाता हूँ। कहाँ है ये अभिलाषा कोचिंग सेंटर? सर शांति नगर में। सुबह 10 से 4 वहाँ पढ़ाता हूँ और फिर शाम को 5 से 6 अपने घर पर। अदिति भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे घर पर ही पढ़ने आती। लेकिन सर आज वो आई भी नहीं। ऋतु के गायब होने और उस औरत से अदिति और उसकी मम्मी का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर मुझे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, मगर सर मुझे बहुत डर लग रहा है।
कहीं उस औरत की वजह से मेरी ऋतु किसी मुसीबत में ना हो सर। अनुज, पता करो ऋतु का फोन कब और कहाँ पर बंद हुआ, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। अगर उस औरत ने ऋतु को फोन किया होगा तो ऋतु के कॉल रिकॉर्ड्स में उसका नंबर जरूर आया होगा। आप उस औरत का स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। ऋतु की सास द्वारा उस औरत का स्केच बनवाया गया और ऋतु के लापता होने का यह केस उस औरत की असल पहचान पता करने से जुड़ गया, जिसे अदिति की मम्मी बताया गया था। हम नहीं जानते ये कौन है। बेकार में हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? आपको परेशान नहीं कर रहे, बल्कि ऋतु के हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ की बात कंफर्म करने के लिए यहाँ आए। माना कि आप ऋतु से कभी नहीं मिली, लेकिन अदिति तुम निशांत के घर पिछले 7 महीने से ट्यूशन पढ़ने जा रही हो। ऋतु को कितना जानती थी, जो ऋतु ने इस औरत को अपनी सास से तुम्हारी मम्मी कहकर मिलवाया? सर, निशांत सर की शादी के कुछ ही दिनों बाद सर ने अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स के लिए एक पार्टी रखी थी। वहीं पहली बार मैं ऋतु मैम से मिली थी। Congratulations. We wish you a very happy married life. थैंक यू। तब से ऋतु मैम से कभी कभार बातें हो जाती थी, पर हम सिर्फ घर में ही मिलते थे, बाहर हम नहीं मिलते थे, और ना ही मेरे पास उनका नंबर है। आई डोंट नो कि वो क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि ये लेडी को मेरी मॉम कह रही है। हेलो। हेलो भैया, भाभी का कुछ पता चला? नहीं। भाभी की फैमिली आई है। वो माँ ने उनसे कहा कि आप रात से ही भाभी को ढूंढने निकले हैं। बट भैया, एक बार प्लीज आके उनसे मिल लो, वो भी भाभी के लिए बहुत परेशान है। हाँ ठीक है, आता हूँ। भगवान पे भरोसा रखो समदन जी। लेकिन समदन जी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऋतु ने आपसे झूठ बोला है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो ऋतु पे पूरा भरोसा है, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि उस औरत ने ऋतु से झूठ बोला होगा। लेकिन मौसी जी, वो लेडी कौन हो सकती है जिसकी वजह से कल रात से ऋतु दी घर नहीं आई है? वो जो कोई भी हो प्रतीक, मुझे तो लगता है कि ये सब जरूर उस अदिति और अदिति की मम्मी की कोई चाल है। सर, ऋतु के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक उसका फोन कल शाम को 4 बजे झांसी टीकमगढ़ हाईवे के पास स्विच ऑफ हुआ। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में अदिति या उससे माँ से रिलेटेड कोई भी नंबर नहीं है। उस औरत के नंबर का कोई क्लू मिला जिसे ऋतु ने अपनी सास से अदिति की माँ कह के मिलवाया था? ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। सर, ऋतु के फोन से एक नंबर पे पिछले 7 दिन से अक्सर बातचीत हो रही है। सर, कल दोपहर 2:30 बजे भी उस नंबर से ऋतु को फोन आया था। करीब 3:30 बजे ऋतु की मोबाइल की लोकेशन झांसी हाईवे की थी, जहां से ऋतु ने उस नंबर पे फोन किया। सर, हो सकता है कि ये नंबर उस औरत से रिलेटेड है। पता चला नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? सर, मोबाइल कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दिया, जल्दी पता चल जाएगा। हाईवे के आसपास भी लोगों से पता करो, शायद किसी ने ऋतु और उस औरत को साथ में देखा हो। और निशांत के घर के अड़ोस पड़ोस में भी लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है कोई लीड मिले। सर, जिया जी, कुछ दीदी का पता चला क्या? प्रतीक, अगर कुछ पता चला होता ना तो मैं अकेला नहीं लौटता। क्या चक्कर है ये सब? तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा ना? पापा, मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। न जाने ऋतु ने उस औरत पे कैसे विश्वास कर लिया,
और मम्मी ऋतु को घर पे आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने कैसे उस औरत पे विश्वास कर लिया? मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई, मगर मुझे नहीं पता था कि ऋतु ने तुम्हें भी नहीं बताया कि वो उस औरत से अदिति की मम्मी समझकर मिल रही थी। बेटा, ऋतु से जरूर कोई भूल हुई होगी, उसे उसे प्लीज गलत मत समझना। नहीं नहीं मम्मी, मैं उसको गलत नहीं समझ रहा हूँ। पापा, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, कहीं ऋतु के साथ कुछ। ऋतु के साथ क्या हुआ होगा, वो अब कहाँ होगी, ये रहस्य फिलहाल उस औरत की पहचान के भरोसे था जिसे अदिति की मम्मी की झूठी पहचान दी गई। लेकिन ऋतु के ससुराल और अदिति के घर से लेकर ऋतु के मोबाइल की आखिरी लोकेशन तक उस औरत की पहचान का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। और जिस मोबाइल नंबर को उस औरत तक पहुंचने का जरिया समझा जा रहा था, उसका परिणाम भी शून्य था। सर, वो नंबर फेक आईडी पे 7 दिन पहले एक्टिवेट किया गया है और उस नंबर से सिर्फ ऋतु को फोन किया गया है। यानी कि उस नंबर का इस्तेमाल ऋतु के खिलाफ साजिश रचने में हुआ। ये अदिति और उसकी मम्मी का कनेक्शन उस औरत या उस नंबर से कोई है क्या? नहीं सर, उस औरत को लेकर अब तक हमारे पास कोई भी लीड नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई भी विटनेस नहीं है जिसने उस औरत को देखा हो या उसे पहचानता हो। अनुज, ये औरत अभी हमारे पास एक स्केच के अलावा और कुछ भी नहीं, और इस औरत को शक्ल दी है ऋतु की सास ने। कहीं ऐसा तो नहीं इस औरत का कोई अस्तित्व भी ना हो? सर, मतलब आप कहना चाहते कि ऋतु की सास ने हमसे झूठ बोला और ऋतु को गायब करने में उसी का हाथ है? हो सकता है। ऋतु 1 महीना पहले निशांत से शादी करके इनके घर में आई। एक नई नवेली दुल्हन को गायब करने की वजह दहेज से लेकर कुछ भी हो सकती है। शायद ऋतु को गायब करने के लिए ऐसी साजिश रची गई जिसमें अपराधी को ऐसी शक्ल दी गई जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। पुलिस अब इस थ्योरी पर काम करने लगी कि कहीं ऋतु का गायब होना ऋतु के ससुराल वालों की साजिश तो नहीं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ऋतु और निशांत की शादी का वो अध्याय खुलने लगा जिसमें एक तरफ ऋतु की शादी के बाद से ऋतु के निशांत और उसके परिवार से संबंध खंगाले जाने लगे, और वहीं दूसरी तरफ ऋतु के परिवार से भी ऋतु की शादीशुदा जिंदगी और निशांत ऋतु के आपसी रिश्ते से जुड़े सवाल पूछे जाने लगे। सर, मुझे नहीं लगता कि ऋतु के ससुराल में किसी के साथ भी किसी तरह का कोई मनमुटाव था। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों के कानों तक पहुंची ही ना हो। मेरा मतलब शादी के बाद ऋतु से कोई ऐसी मांग की गई हो जो वो आप लोगों को बता ही ना पाई हो। सर, निशांत और उसकी मम्मी ने तो शादी से पहले भी कोई मांग नहीं रखी थी, और इसीलिए हमने मतलब शादी के बाद बिना मांगे बहुत कुछ दिया था सर। और अगर ऐसी कोई बात होती तो ऋतु हमसे शेयर करती सर। और सर, ऋतु तो निशांत जी और उसकी सास की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। वो वहाँ पे बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं इसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। निशांत और उसके घर वालों को कब से जानते हैं आप लोग? सर, 10 साल पहले तक तो वो हमारे पड़ोसी थे, लेकिन निशांत के डैडी के डेथ के बाद वो लोग शिफ्ट कर गए। सर, मैं ऋतु के लिए लड़का तलाश रहा था, उसी समय मेरी मुलाकात निशांत से हुई। बस मुझे लगा मेरी तलाश खत्म। ये लड़का सर 10वीं पास करने के बाद घर पे ही ट्यूशन लेता था सर, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी निभाता था। बस सर, मैंने उसकी माँ से बात की और शादी तय हो गई। राजेश जी, मेरी और आप लोगों की हाँ तो है, लेकिन शादी तो ऋतु और निशांत को करनी है, इसलिए फैसला इन्हीं लोगों पे छोड़ा जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल। वैसे तो दोनों बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन इस बात को बीते काफ़ी अरसा हो गया, तो क्यों नहीं इन दोनों को एक साथ बात करने का अकेले मौका दे दिया जाए? जी जरूर। तुम बहुत बदल गई हो। बदल तो तुम भी बहुत गए हो। मगर तुम तो साल में 6 बार बदलती हो। स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम और मॉनसून। तुम्हारा नाम ना ऋतु नहीं, ऋतुएं होना चाहिए। अच्छा, और तुमने अपना नाम सुना है? निशांत। पता है तुम्हारा नाम निशांत नहीं, अशांत होना चाहिए। अफसाने भी बदलते हैं बदलते वक्त के साथ। सर, निशान के पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स सभी से पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ऋतु का अपने ससुराल वालों से कोई भी झगड़ा हो सकता है ऋतु और निशांत के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी बाहर किसी को कुछ खबर ही ना हो। ये निशांत के कॉल रिकॉर्ड से उसके अफेयर का कोई हिंट मिला? नहीं सर, निशांत की बातचीत ज़्यादातर अपने कलीग्स या स्टूडेंट से होती थी, और पूछताछ के दौरान भी निशांत या उसकी माँ के बारे में सबने अच्छा ही बोला है। और अगर उसकी माँ की बात मानी जाए तो बात आके रुकती है ऋतु पे।
हो सकता है रितु ने जानबूझकर उस औरत का झूठा इंट्रोडक्शन दिया हो कि वो अदिति की मम्मी है। ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। लेकिन रितु ने झूठ बोला तो किस मकसद से? सर हो सकता है कि वो इस शादी से खुश ना हो। लेकिन रितु के परिवार वालों ने कहा था कि रितु की शादी उसकी मर्जी से हुई थी और रितु के कॉल रिकॉर्ड्स में भी उसके अफेयर का कोई एंगल सामने नहीं आया, तो फिर खुद को गायब करने की साजिश क्यों रचेगी? सर रितु का झूठ बोलना अपने आप में एक साजिश है। जो औरत अपने आप को गायब करने की साजिश कर सकती है वो अपने अफेयर को भी छुपा सकती है। तो हो सकता है कि उसके पास और एक नंबर हो। अनुज, अगर रितु को गायब होना ही था तो फिर उस औरत को अदिति की मां बताकर घर में लाना और एक कॉल के बाद गायब हो जाना कुछ अजीब नहीं लगता? कहानी कुछ और ही है। रितु के गायब होने में कहीं ऐसा तो नहीं कि अदिति और उसकी मां का कोई कनेक्शन हो? ये इन दोनों को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। ये रितु और निशांत की जिंदगी से जुड़े हर आदमी को अच्छी तरह से खंगालो। हो सकता है कोई ऐसा हो जो रितु और निशांत की जिंदगी से ना खुश हो। हमें हर पॉसिबिलिटी को अच्छी तरह से खंगालना होगा। जी सर। पिछली बार मैंने घाटे का सौदा किया, लेकिन इस बार नहीं। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारा सच पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। मम्मी, आप और भैया सिर्फ यही क्यों मान रहे हो कि भाभी को गलत फहमी हुई होगी कि वो औरत अदिति की मम्मी है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद भाभी ने आपसे झूठ बोला हो। तू कहना क्या चाहती है? वो भला मुझसे झूठ क्यों कहेगी? अब ये तो सिर्फ भाभी ही जाने कि वो आपसे झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन हो सकता है ना कि शायद भाभी को भैया से शादी ही ना करनी हो और इसी हो भी ना, बस कर। इसके आगे कुछ कहा ना तो। हेलो। प्लीज़ जूही, तू वो सारी बातें किसी को मत बताना। अगर ये सारी बातें सामने आ गई तो मेरी मॉम मेरा जीना मुश्किल कर देगी। अदिति, तो कुछ और तो नहीं छिपा रही ना मुझसे? नहीं जूही, मैं और कुछ नहीं छुपा रही हूँ। सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। मेरे और रितु के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है रितु आपसे कुछ छुपा रही हो। क्या आपको रितु पे शक नहीं हो रहा? कैसा शक? यही कि रितु की बातों से कभी आपको ऐसा लगा हो कि उसके पास या प्रेजेंट में किसी के साथ उसका कोई अफेयर रहा हो? अफेयर? नहीं सर, मुझे नहीं लगता रितु का कोई भी अफेयर रहा होगा। सर जरूर मेरी रितु किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई है। और ये कॉन्स्पिरेसी उस औरत से जुड़ी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको नहीं लगता कि रितु ने आपकी माँ से उस औरत के बारे में झूठ बोला हो? सर मुझे लगता है कि रितु पे शक करने की बजाय आपको ये पता करना चाहिए कि वो औरत कौन है जिसकी वजह से मेरी रितु पिछले 7 दिन से गायब है। उस औरत के होने ना होने का सवाल इस केस में बार बार उठ रहा था, जिसमें एक तरफ रितु द्वारा उस औरत को अदिति की मम्मी बताना एक झूठ भी समझा जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसे हकीकत मानकर रितु के गायब होने की साजिश भी। लेकिन वो औरत वाकई में थी या नहीं, ये बात अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी और उसके होने की संभावनाओं को सच मानकर एक नए सिरे से उसकी पहचान पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर उस औरत के स्केच को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन ना उसके बारे में कोई लीड मिल पा रही है और ना उसका चेहरा किसी भी क्रिमिनल से मैच करता है। अपने इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क को अलर्ट करो। उनसे कहो हमें हर हालत में इस औरत के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर उस औरत की पहचान पता करने के साथ रितु और निशांत के अफेयर का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था और यह भी पता लगाया जा रहा था कि क्या रितु और निशांत के बीच कोई ऐसा भी था जो रितु और निशांत के रिश्ते से जलता था। लेकिन जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए जिनका कनेक्शन अदिति की मम्मी के साथ नहीं बल्कि अदिति से जुड़ा था। सर मैंने अदिति और रितु मैम को कहीं बाहर मिलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। देखो अगर अदिति से रिलेटेड बात है और तुम छुपा रही हो तो अभी बता दो, वरना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पर रितु मैम के मिसिंग होने के बाद अदिति ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। क्या बात है वो? एक्चुअली सर, अदिति निशांत को लाइक करती है। क्या? यस सर, और वो अक्सर कहा करती है कि उसका लाइफ पार्टनर निशांत सर जैसा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सर एक 17-18 साल के लड़की के दिल में अपने ट्यूटर के लिए फीलिंग्स होना कोई नई बात नहीं,
लेकिन सर क्या इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा कांड कर सकती है? एक औरत को अपनी नकली माँ बना के पहले उसने रितु को मिलवाया और फिर रितु को गायब कर दिया। हो सकता है अनुज, या फिर यह भी हो सकता है कि अदिति को यह आइडिया देने वाला कोई और ही हो सकता है वो निशांत ही हो। इस निशांत को थाने बुलाओ और तुम जाकर जरा अदिति से पूछताछ करो। सर सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस बारे में हम अदिति से सुनना चाहते हैं। क्या तुम निशांत सर को लाइक करती हो? हाँ सर, मैं उन्हें लाइक करती थी, लेकिन मैंने रितु मैम को किसी भी लेडी से नहीं मिलवाया था। मैं सच बोल रही हूँ। एक बात बताओ, क्या सिर्फ तुम निशांत सर को लाइक करती हो या वो भी तुम्हें लाइक करते हैं? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अदिति मेरी स्टूडेंट है। लेकिन हमने तो सुना है उसी स्टूडेंट ने तुमसे शादी करने के सपने संजो रखे थे। हो सकता है उसकी इसी इनोसेंट फीलिंग का तुम फायदा उठा रहे हो। अदिति ने तुम्हें ब्लैकमेल किया हो कि अगर तुमने रितु से शादी की तो वो तुम्हारे और अदिति के संबंधों के बारे में रितु को बता देगी। अदिति चुप रहे इसलिए तुमने रितु को गायब करवा दिया हो। सर मैं रितु को बचपन से जानता हूँ सर, प्यार करता हूँ उससे। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए। निशांत सर ने मुझे कभी चीट नहीं किया। ये फीलिंग्स तो सिर्फ मेरी तरफ से थी। ये बात मैंने उनसे ना ही कभी कही और ना ही कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे टीचर हैं और वो मुझसे बहुत बड़े हैं। सर मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बचपने में ऐसा कुछ सोच सकती है, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसकी माँ शर्मिंदा हो। मेरी बेटी उनके यहाँ सिर्फ 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने जाती है और मेरी नज़र हमेशा उस पर रहती है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मुझसे छिप नहीं सकती थी। अदिति और निशांत का अफेयर था या फिर ये अदिति की एक तरफा फीलिंग थी? इन सब बातों में रितु के गायब होने का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस स्केच वाली लेडी का रितु के गायब होने में क्या कनेक्शन है जिसे रितु अदिति की मां समझ रही थी? सर मैंने निशांत के बहन की एक्टिविटी चेक किया तो पता चला वो अक्सर रितु के भाई प्रतीक से मिलती रहती है। यानी प्रतीक और भूमिका का अफेयर चल रहा था। इन दोनों के अफेयर का रितु के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों को देख के लगता नहीं जैसे उन्हें रितु का गायब होने का कोई दुख भी है। जी सर, मुझे और रितु को पता था कि भूमिका और प्रतीक का अफेयर चल रहा है। आपके कस्टम में आपकी बहन की शादी आपके साले से की जा सकती है? जी सर, लेकिन रितु नहीं चाहती थी कि भूमिका और प्रतीक की शादी हो। वो तो उनको मिलने से भी मना करती थी। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो अब से तुम दोनों अकेले में बिल्कुल नहीं मिलोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। पर दीदी हम पढ़ाई पे तो ध्यान दे ही रहे हैं ना। प्रतीक मुझसे बहस मत करो, मैं जितना कह रही हूँ उतना सुनो, वरना मुझे निशांत की मम्मी और हमारे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी और तुम्हें अच्छे से पता है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हमने प्रतीक और भूमिका के बारे में पता किया। हमें नहीं लगता कि प्रतीक और भूमिका ने रितु की बातों को सीरियसली लिया हो। सर भूमिका ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो प्रतीक से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतीक सर अपने तरीके से ही सोचता है। कहीं ये तरीका रितु के गायब होने से तो नहीं जुड़ा? नहीं सर, रितु उसकी बहन है। इन सब बातों का उसके गायब होने से कोई लेना देना नहीं हो सकता। रितु को गायब करने वाला इनमें से कोई भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि रितु को गायब करने में इस औरत का हाथ है या इस केस से फिर इस औरत का कोई लेना देना ही नहीं। रितु पिछले 11 दिनों से गायब है। मुझे तो उसके गायब होने में अब सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, या तो रितु खुद कहीं भाग गई या फिर किसी अपराध का शिकार हो गई। एक काम करो, रितु के गायब होने से पहले के प्रतीक और भूमिका की एक्टिविटीज चेक करो, उनके कॉल रिकॉर्ड स्टडी करो। हो सकता है इस औरत को रितु से मिलवाने में भूमिका और प्रतीक का ही हाथ हो। सर उस औरत का पता लगाने के साथ साथ रितु के गायब होने को उसकी हत्या से जोड़कर पुलिस पिछले दिनों मिली अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को भी चेक कर रही थी, और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं रितु का गायब होना ह्यूमन ट्रैफिकिंग से तो नहीं जुड़ा है। लेकिन फिलहाल रितु के बारे में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन जल्द ही मिली एक सूचना से इस केस में एक नया मोड़ आ गया। सर
वो फेक आईडी का नंबर जिससे रितु को फोन किया गया था अभी अभी झांसी टिकमगढ़ हाईवे के पास स्विच ऑन हुआ है और इस नंबर से फिर से एक कॉल किया गया, इस बार रितु के भाई प्रतीक को, जिसके बाद ये नंबर फिर से स्विच ऑफ हो गया। जिस जगह पे ये फोन ऑन हुआ है फौरन एक टीम वहां भेजो और रितु के भाई प्रतीक का फोन सर्वेलेंस पे डलवाओ। सर आप लोग प्रतीक को बुलाइए। सर प्रतीक तो अभी अभी घर से बाहर निकला है। कहाँ गया? सर मालूम नहीं, लेकिन कोई खास वजह सर? सर प्रतीक घर में बिना बताए कहीं चला गया। ठीक है सर, चलो जल्दी। ठीक है सर, प्रतीक का फोन हाईवे के उसी स्पॉट की तरफ मूव हो रहा है जहां से उसे फोन आया था। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। वहाँ पे क्लास पड़ी हुई सर। सर ये तो वही औरत लग रही है जिसका स्केच निशान की मां ने बनवाया था। अब ये साफ हो चुका था कि उस औरत का अस्तित्व था जिसका स्केच रितु की सास ने यह कहकर बनवाया था कि रितु ने उसे अदिति की मम्मी समझा था। लेकिन उस औरत की हत्या का क्या राज था और रितु अब तक कहां थी? इन सारे रहस्यों को जानने के लिए अब रितु का भाई रिमांड पर था। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो सर। मैं तो घर पे था तभी एक लड़की का कॉल आया। हेलो प्रतीक, तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। कौन बोल रहा है? तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड। और मैं उसकी बातों में आ गया, लेकिन जैसे मैं वहां गया मैंने उस औरत, और मैं वहां से भागा, तभी सर आप लोग आ गए। कहानी अच्छी है लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। सीधी तरह से ये बता के रितु कहाँ पर है? सर मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं उस औरत की तरह तूने रितु को भी मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। रितु हमारी बहन है, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि रितु तुझे भूमिका से मिलने से मना करती थी, इसलिए तूने उस औरत की मदद से रितु को वहां बुलाया और बुलाकर मार दिया। उस औरत की वजह से तू ना फंस जाए, बाद में तूने उस औरत को भी मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। अनुज, इसकी तब तक पिटाई करते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया सर जो आपने उसे अरेस्ट कर लिया? आपके बेटे को हमने उस औरत की लाश के साथ अरेस्ट किया है जो रितु के साथ अदिति की मां बनकर आई थी, और हमें शक है कि रितु को प्रतीक नहीं मारा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता साहब, उसे जरूर कोई फंसा रहा है। प्लीज साहब उसे छोड़ दीजिए प्लीज। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप लोग अभी जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, आप लोग अभी जा सकते हैं। भूमिका, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। रश्मि, भूमिका को अंदर लेके आओ। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि भाभी के मना करने के बाद भी मैं और प्रतीक एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन ना ही प्रतीक ने कुछ किया है और ना ही मैंने। तुमने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो हम पता कर ही लेंगे। अभी तो तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना मत कहीं। पापा, मैंने और रितु ने प्रतीक और भूमिका दोनों को समझाया था, लेकिन प्रतीक और भूमिका सर प्रतीक को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अभी भी अपने बात पे टिका हुआ है। हो सकता है अनुज प्रतीक का इस औरत के मर्डर से कोई लेना देना ही ना हो, क्योंकि वो फेक आईडी वाले नंबर से खुद को कॉल क्यों करवाएगा? हो सकता है ये सच बोल रहा हो। लेकिन सर अगर प्रतीक सच बोल रहा है तो उस औरत को मारा किसने और रितु कहाँ गायब है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत के मर्डर में रितु का ही हाथ हो? कहानी कुछ भी हो सकती है। अब ये कहानी तभी साफ होगी जब इस औरत की पहचान हमारे सामने आएगी। इस औरत के पहचान के नाम पर हमारे पास सिर्फ इसका स्केच ही था, अब फोटो भी है। इस फोटो के जरिए इस औरत को पहचानना अब हमारे लिए आसान होगा। जूही, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी,
तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। अदिति, पुलिस ने मुझे बहुत फोर्स किया तो मैं डर गई। वैसे भी जब तूने कुछ नहीं किया तो तू क्यों डर रही है? मैं डर नहीं रही हूँ। पता है, इसकी वजह से मेरी मॉम ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया है। इट्स ओके अदिति, सब ठीक हो जाएगा। ये उसी औरत का फोटो है। इसकी लाश हमें मिली है झांसी हाईवे। तो झांसी से लेकर टीकमगढ़ तक अपने पूरे नेटवर्क को फैला दो। कैसे भी करके मुझे इस औरत की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है साहब। रितु की लीड तलाशने के लिए पुलिस अब उस औरत की फोटो के जरिए उसकी पहचान पता लगाने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, उस औरत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर उस फेक नंबर से प्रतीक को किए गए कॉल से 2 घंटे पहले ही हो चुका है। इसका मतलब प्रतीक सच बोल रहा है? जी सर, लेकिन प्रतीक ने यह भी बताया था कि उस कॉल में उससे एक लड़की ने बात किया था। अब ये लड़की कौन हो सकती है? सर एक मिनट। हाँ साहब, वो फोटो वाली औरत का पता चल गया है। शीतल नाम है उसका। ललितपुर में प्रगति क्लासेस में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। रहती कहाँ थी वो? आइए सर। बोल चंदू। सर, वो ये घर में रहती है, वो भी अकेले, रेंट पे। 6 महीने पहले उसने प्रगति क्लासेस ज्वाइन की है, तब से वो यहाँ ही रहती है सर। दोस्तों रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता चला? साहब, मैंने बहुत पूछा लेकिन कुछ खास नहीं पता चला। बस इतना मालूम पड़ा है कि वो झांसी की रहने वाली है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो 1 नंबर की अय्याश औरत थी। बहुत सारे मर्दों के साथ उसका अफेयर है। जहाँ शीतल काम करती थी वहाँ किसी ने रितु को आते हुए या उससे बात करते हुए देखा है? साहब, मैंने बहुत पूछताछ की लेकिन ऐसा कुछ सामने ही नहीं आया। घर कौन सा उसको? दरवाजा तोड़ो। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी। जी साहब। सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। सर, घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पूछताछ करवाता हूँ और एक टीम को झांसी भेजता हूँ, शायद कोई लीड मिल जाए। जी सर। आखिरकार उस औरत की पहचान शीतल नाम से हो गई और पुलिस ने जब शीतल का बैकग्राउंड खंगाला तो रितु के खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया। सर, शीतल की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। 1.5 साल पहले टीकमगढ़ के ब्राइट फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उसी दौरान निशान भी वहाँ पढ़ाने जाया करता था और उन दोनों के बीच फ़ोन पे बातें भी हुआ करती थी। सर, उसके करंट कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला 10 दिन पहले उसके नंबर पे जूही के नंबर से एक कॉल किया गया था। ये जूही कौन है? सर, जूही भी अदिति के साथ निशान के घर पे ट्यूशन पढ़ने जाती है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। तूने क्या किया है क्या नहीं किया, जूही हमें सब बता चुकी है। सब मैंने अकेले कुछ नहीं किया, निशान सर के साथ मिलकर किया। अब तू खुद बोलेगा या हम उगलवाएं? सर, मैं जूही से प्यार करता था, लेकिन जूही बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है सर, और उसका हाथ मांगने की मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने सोचा कुछ भी करके मुझे अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, तब शायद उसके पेरेंट्स मुझसे शादी कराने के लिए राजी होंगे। और तब रितु के फादर मुझे मिले। और उसके बाद उन्होंने माँ से रितु और मेरी शादी के लिए बात की। रितु उनकी इकलौती बेटी थी। मुझे लगा कि वो दहेज देने में कोई कमी नहीं रखेंगे, इसलिए दहेज के लिए मैंने रितु से शादी की। मगर जूही से शादी करने के लिए मुझे रितु को रास्ते से हटाना था, और मुझे पता था कि अदिति मुझे लाइक करती है, इसलिए जूही और मैंने मिल करके प्लानिंग की। मैंने जूही के फ़ोन से शीतल को फ़ोन किया और उसको अदिति की मम्मी बनने की एक्टिंग करने को कहा। मुझे पता था कि शीतल पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। सर, जूही और शीतल रितु से मार्केट में मिले और जूही ने शीतल को अदिति की मम्मी बता करके इंट्रोड्यूस किया, और शीतल ने भी रितु से अदिति की मम्मी बन करके दोस्ती शुरू की, और धीरे धीरे उससे ये कहना शुरू किया कि उसे शक है कि मेरा और अदिति का अफेयर चल रहा है। और उस दिन रितु को बाहर बुलाने के लिए शीतल ने रितु को फ़ोन करके कहा
कि उसने मुझे और अदिति को हाईवे के पास लॉज में जाते हुए देखा है। सर, मैं 4 बजे कोचिंग सेंटर से निकलता हूँ और 5 बजे घर पहुँचता हूँ। मैंने अपना फ़ोन जूही को दिया और वो मेरा फ़ोन लेकर के मेरे घर की ओर गई और मैं हाईवे पहुँचा जहाँ शीतल ने ऋतु को बुलाया था। अदिति की मम्मी का इंतजार कर रही हो? निशांत? सॉरी ऋतु, तुमने एक ऐसी कश्ती में पैर रखा था जिसे एक ना एक दिन डूबना ही था। निशांत? लेकिन शीतल को यह नहीं पता था कि मैंने ऋतु का मर्डर कर दिया। और मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ऋतु शीतल को लेके मेरे घर आ जाएगी और माँ उसका स्केच बनवा देगी। जब शीतल को पता चला कि आप लोग उसे ढूंढ रहे हैं तो वो बोलने लगी कि वो आपको सब कुछ सच बता देगी। और जिस फ़ोन से शीतल ऋतु को फ़ोन करती थी उससे जूही ने प्रतीक को फ़ोन किया। प्रतीक, तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। और तुझे लगा कि प्रतीक फंस जाएगा? जरा से दहेज की लालच में तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अपने किए पे अब तू जिंदगी भर भी पछताएगा ना, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋतु और निशांत का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, वो दोनों बचपन के दोस्त भी थे। लेकिन लालची और धोखेबाज इंसान रिश्तों का लिहाज नहीं करते। निशांत ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसमें ऋतु के विश्वास के साथ ही नहीं बल्कि उसके दिमाग के साथ भी खेला गया। लेकिन अगर ऋतु एक बार भी इन बातों का जिक्र अपने माता पिता से करती तो शायद वो इस बुरे अंजाम से बच सकती थी। किसी भी अनजान व्यक्ति को जाने समझे बिना उसकी हर बात पर यकीन कर लेना और अपनों के साथ अपनी तकलीफ को साझा ना करना हमारी एक ऐसी भूल हो सकती है जिसमें कभी कभी हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलता। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें